Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 9, chapter 4, the French Revolution, part 4. I have discussed about all the events in previous video, and today I would like to discuss about the topic of the Reign of Terror, about Robespierre. Reign of Terror क्या था? During the period of Robespierre, when I have told you Louis XVI was sentenced to death on 1793, जब उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, तो उसके बाद अब ये रेन ऑफ टेरर का समय शुरू हुआ. व्हाट इज़ द रेन ऑफ टेरर? मीन्स in 1793 and 94 all enemies of republic who were arrested, imprisoned, it found guilty were guillotined. चूँकि इनमें जो लीडर था वो रॉबेस्पियर थे, और जो भी रिपब्लिक के दुश्मन माने जाते थे या जो इस तरह की बातें करते थे कि जो राजतंत्र से सपोर्ट था, तो उन्हें गिलोटीन कर दिया जाता था. व्हाट इज़ द गिलोटीन? गिलोटीन एक ऐसा डिवाइस है जिसके बीच में जैसे एक लकड़ी का दो फट्टा होता था और बीच में ब्लेड होता था, जिससे बी हाइडेड कर दिया जाता था या फांसी की सज़ा दे दी जाती थी उस अपराधी को जो रिपब्लिक के विरोधी होते थे या रिपब्लिक से इनेमी माने जाते थे. इनमी. ओके. बट ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट पॉलिसी इवन हिज सपोर्टर डिमांडेड मॉडरेशन. चूँकि रॉबेस्पियर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और इस तरह की सज़ा दी जाने लगी, सज़ा दिया जाना एक आम हो गया, तो जो उनके सपोर्टर थे वो भी मॉडरेट की बात करने लगे, उन्होंने भी सुधार की बात की, और यह सुधार इतना ज़्यादा उनका विरोध शुरू हुआ कि अंततोगत्वा ही वॉज सेंट टू कोर्ट इन 1794, और उन्हें भी उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया, रॉबेस्पियर को भी, और रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन किया गया, यानी सेंटेंस टू डेथ. वाई डू वी से गिलोटिन? गिलोटिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डॉक्टर गिलोटिन थे जिन्होंने इस डिवाइस की खोज की थी, और इस डिवाइस के द्वारा लोगों को सेंटेंस्ड टू डेथ यानी फांसी की सज़ा दी जाती थी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रॉबेस्पियर, डायरेक्टरीज रूल इम्पोज्ड इन फ्रांस. जो डायरेक्टरी रूल फ्रांस में लागू किया गया, तो उसमें क्या हुआ? तो आफ्टर जैकोबिन गवर्नमेंट फेल, वेल्थियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड ओट्स टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन, प्रोवाइडेड टू elected legislative council and appointed directory executive of 5 members to safeguard concentration of the power in one hand. चूँकि डायरेक्टरी एक बनाई गई, उस डायरेक्टरी से इस तरह की बात की गई कि 2 लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने जाएं और कुछ अपॉइंटेड किए जाएं. इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें 5 सदस्य चुने जाते थे, और ये 5 सदस्य का वर्क क्या होता था? टू सेफ गार्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन हैंड. और यह भी किसी एक व्यक्ति के पक्ष में इस तरह की बात की जाती थी. एंड इट इज़ द सिमिलर टू एज ए हैंड ऑफ जैकोबिन. उसी तरह की बात आती गई. फिर हुआ, बट डायरेक्टर क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु डिसमिस्ड देम. दिस लेड टू मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. इस डायरेक्टरी को डिसमिस करके फिर अपने हाथ में शासन लेने वाले एक डिक्टेटर नए आए उस दौरान, whose name was नेपोलियन बोनापार्टा, जिसे नेपोलियन बोनापार्टा कहा जाता था. और वह भी रॉबेस्पियर के बाद शुरू में इनके विषय में ये कहा जाता है कि शुरू में जब नेपोलियन आए तो यह लिबरेटर के रूप में आए, और इन्होंने लिबरेटर यानी कि स्वतंत्रता, लोगों के लिए एकरूपता की बात की, कानून के समक्ष समानता की बात की. फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द मेजरिंग, यानी जो नाप तोल का जो सिस्टम था या जो वज़न की बात थी, वह एक ऐसा ना हो कि एक राज्य में दूसरा वज़न किया जाए और दूसरे राज्य में, जैसे एग्जांपल के रूप में कह सकते हैं कि 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम. तो ये हमारे पूरे भारत में इस तरह का लागू है. लेकिन वहाँ क्या था कि एक शहर में 1000 इजकल टू
सॉरी 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम, उसी तरह से। और दूसरे सिटी में जाएंगे तो 1 kg इजकल टू नाइदर आर आइदर ऑफ द 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम से अलग होता था। यानी जो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता था, वह किसी और शहर में 1 किलोग्राम बराबर या तो 700 ग्राम होता था या 1200 ग्राम, इस तरह की बातें थी। तो इसको इन्होंने एक रूपता ले आए। फिर इन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी प्रोवाइड किया। इस तरह के नेपोलियन शुरू में बहुत अच्छे बने, लेकिन बाद में स्थिति क्या हुई कि नेपोलियन डिक्टेटर बन गए। ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वुमेन एट दैट टाइम? जो वुमेन्स जो थी उनकी भी एंट्री चूंकि रिवोल्यूशन में हुई थी, उन्होंने भी डिमांड किया राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड, हैड पॉलिटिकल ऑफिस एंड गेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। उन्होंने भी बोला हमें भी राइट टू इक्वलिटी चाहिए और हम भी सरकार में सहभागिता करना चाहते हैं। बट इट इज़ नॉट एज इजी एज दे फेल्ट एट दैट टाइम। तो यह वहाँ पे औरतों को बिल्कुल इस तरह का अधिकार नहीं दिया गया। उसके लिए एक ओलिम्प डे गौजेस एक एक्टिव पॉलिटिकली वुमेन थी जो बहुत ही सक्रिय थी। इन्होंने औरतों के लिए बहुत ज़्यादा किया और इन्होंने एक किताब लिखी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ये जो बुक बहुत ही फेमस थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। और इस किताब के बाद इन्होंने अपोज किया रॉबेस्पियर एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज किया या डिक्टेटर को अपोज किया। फिर औरतों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंत में उन्हें भी सजा दी गई एंड फाइनली वो एक्सिक्यूटेड कर दी गई, उनको भी सजा दे दी गई। नेक्स्ट स्टेप वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। गुलामी प्रथा की भी समाप्ति की बात। तो गुलामी प्रथा है क्या? तो ये ट्रेवलर सिस्टम में था। जैसे अफ्रीका से जो स्लेव थे वो अमेरिका लाए जाते थे और अमेरिका से फिर यूरोप और यूरोप से फिर जो इसमें से फिर ये अफ्रीका पहुंचते थे। यानी कि देहात से ले जाके अफ्रीका से बेचे जाते थे और वो अमेरिका पे पहुंचाए जाते थे। फिर अमेरिका वाले उससे ले जाके यूरोप में बेचते थे। तो इस तरह से गुलामी प्रथा भी बहुत ज़्यादा उस समय थी और यह गुलामी प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। लेकिन लास्ट में इसे पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया? तो इट फाइनली एबोलिश्ड इन 1848। 1848 में एबोलिशन कर दिया गया स्लेवरी का, यानी गुलामी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। रिवॉल्यूशन ऑफ द एवरीडे लाइफ, क्या स्थिति बनी थी उस समय, किस तरह का रिवॉल्यूशन हुआ था और सामान्य जनजीवन क्या था? तो सामान्य जनजीवन के अंतर्गत जो उस समय की स्थिति थी, अब एवोल्यूशन हो ही चुका था। ऑफ सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच था एंड एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस, इस तरह की बातें, लोग आराम से जीवन यापन करते थे और लोग ठीक से अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीना। लेकिन यह भी बहुत लंबा नहीं चला। आई हैव टोल्ड अबाउट द थिंग्स दैट वेरी अप एंड डाउन हैपेंड इन द फ्रेंच कंट्रीज और ड्यूरिंग द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें बहुत ही अप डाउन हुआ है। कुछ समय शांति रही है और एवरीडे लाइफ भी कभी शांत रही। जैसे कि नेपोलियन आए, शुरू में बहुत ही लिबरेटर बन के आए, बाद में डिक्टेटर बन गए। उसी तरह रॉबेस्पियर के भी बारे में कहा जाता है, फिर लुई 16 के भी बारे में, फिर जुलाई रिवोल्यूशन आया। ओके, कंक्लूजन के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, इन 1804 नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने स्वयं को 1804 में नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठे और अपने को उन्होंने सम्राट घोषित किया। उनकी कुछ नीतियाँ जो थी वह मैंने आई हैव टोल्ड अबाउट द थिंग्स, उन्होंने बहुत ही जनता के पक्ष में कार्य किया। लेकिन चूंकि डिक्टेटर लास्ट में बन गए तो सारी चीज़ें उनकी धरी की धरी रह गई और we can say he did or made a lot of enemies during that time with the neighboring countries। कुछ उनके जो पड़ोसी देश थे उनके दुश्मन बन गए और इस तरह से 1815 ईस्वी में उन्होंने वाटरलू की लड़ाई जो हुई, उस लड़ाई में नेपोलियन हार गए और उन्हें उस गद्दी से हाथ धोना पड़ा।
और उसके बाद उन्हें एक्सिक्यूटेड कर दिया गया, उनको सजा दी गई। तो यानी कि अंतिम रूप से नेपोलियन गद्दी से कब हटे? तो ही वॉज डिफीटेड इन 1815 एट वाटरलू। इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। और इसके बाद क्या हुआ? द जुलाई रिवॉल्यूशन अगेन टुक द प्लेस, मीन्स फिर जुलाई रिवॉल्यूशन आया। तो इस तरह की बातें फ्रांस क्रांति में हुई हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट the things, all the things in this chapter, and you should read and observe, watch all my videos and read your books. I believe surely you are able to understand everything. आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। और इसके चारों पार्ट आप एक से कम एक बार ध्यान से देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड also you should read your book of class 9th. In spite of, if you feel any doubt, give comment in my comment box. Thank you.